क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ है जिसमें एक लड़के ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और पॉलीथीन बैग में पैक करके उसको फ्रिज में रख दिया। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी। दोनों का धर्म अलग अलग था, फिर भी दोनों बिना शादी के पति पत्नी के जैसे एक छत के नीचे रहते थे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट श्रद्धा वाकर मर्डर केस। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पालघर से। यहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें 4 लोग थे। पिता विकास वाकर, माँ सुमन वाकर, बेटा और बेटी सृजय और श्रद्धा वाकर थे। पिता किसी कारण से अलग थलग रहते थे और एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते थे। बेटी श्रद्धा करीब 27 साल की हो चुकी थी। चूंकि इसके दोस्त मुंबई में नौकरी करते थे, इसलिए 2018 में श्रद्धा भी मुंबई आ गई और एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करने लगी। यहाँ पर आफ्ताब नाम का एक लड़का पहले से ही नौकरी कर रहा था। इसका पूरा नाम है आफ्ताब अमीन पूनेवाला। इसकी उम्र करीब 30 साल है। नौकरी करने से पहले श्रद्धा आफ्ताब से किसी डेटिंग ऐप पर मिल चुकी थी, जहाँ से इनकी जान पहचान हुई थी। अब जब श्रद्धा उसी कॉल सेंटर में काम करने लगी जहाँ पर आफ्ताब भी था, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की दोस्ती और भी गहरी होगी ही। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और ये 2018 की बात है। श्रद्धा को आए हुए केवल 8 या 9 महीने ही हुए थे। दोनों ने फैसला कर लिया कि अब से ये लिव इन में रहेंगे। इसका मतलब कि बिना शादी के पति पत्नी के जैसे एक छत के नीचे रहना। दोनों का धर्म अलग अलग था, फिर भी ये दोनों ऐसा कर रहे थे। इन्होंने मुंबई में ही एक फ्लैट लिया और पति पत्नी के जैसे बिना शादी के एक साथ रहने लगे। 2019 की शुरुआत में बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए पालघर आती है। इसने अपनी माँ को बताया कि इसे आफ्ताब नाम के एक लड़के से प्यार हो गया है और ये दोनों मुंबई के एक फ्लैट में लिव इन में रहते हैं और आगे चलकर ये उसी से शादी करेगी। ये सुनकर माँ बहुत घबरा गई। उसे काफी समझाया कि ऐसा मत करो, वो मुस्लिम लड़का है और हम हिंदू हैं। धर्म से अलग शादी करना हमारा समाज कभी नहीं अपनाएगा। अगर शादी किया तो आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये सुनकर श्रद्धा बहुत नाराज हो गई। इसने अपना सारा सामान पैक किया, परिवार से रिश्ता तोड़कर घर से निकल गई। सब कुछ छोड़ छाड़ के ये सीधे अपने प्यार आफ्ताब के पास आ गई। माँ ने फोन करके इसे बहुत समझाया, लेकिन ये तो प्यार में पागल हो चुकी थी। जनवरी 2020 में श्रद्धा की माँ की मौत हो गई। श्रद्धा पालघर आई, सारी रस्में निभाई और फिर से मुंबई चली गई। श्रद्धा के पिता विकास वाकर को भी इसके लिव इन वाली बात पता थी। इनकी पत्नी की मौत के बाद केवल 2 बार ही इनकी अपनी बेटी से फोन पर बात हुई थी, जिसमें श्रद्धा ने फोन पर बताया कि आफ्ताब कभी कभी उसे गुस्से में मारता पीटता है। इतना सुनते ही पिता बहुत गुस्सा हो गए और बोले, तुम इस रिश्ते को अभी तोड़ो और घर पर आ जाओ। अभी से ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद वो क्या करेगा। श्रद्धा ने कहा, लेकिन वो मुझे सॉरी बोल देता है और मैं भी उसे माफ कर देती हूँ और मैं घर पर नहीं आने वाली। इतना कहकर श्रद्धा बातों के बीच में ही फोन काट देती थी। पिता को ये बहुत खराब लगा। इन्होंने भी सोचा कि इसको समझाकर कोई भी फायदा नहीं है, ये बहुत जिद्दी लड़की है, इसे जैसे रहना है रहने दो। इसके बाद पिता विकास ने कभी भी अपनी बेटी को फोन नहीं किया, लेकिन पिता तो पिता ही होता है, अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है। इन्होंने फोन करना तो बंद कर दिया था, लेकिन इनके पास श्रद्धा के दोस्तों का भी नंबर था। ये उनसे ही श्रद्धा का हाल चाल पता कर लेते थे। भाई भी देखते हैं कि रेगुलरली श्रद्धा फेसबुक पर पोस्ट कर रही है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा रही है। इसका मतलब कि वो ठीक ठाक है, सुरक्षित है। पिता और भाई इसी तरीके से श्रद्धा का हाल चाल पता कर लेते थे। आफ्ताब के घर वाले भी मुंबई में ही रहते थे। इन्हें भी जब लिव इन वाली बात पता चली तो इन्होंने भी इसका विरोध किया, शादी से मना करने लगे। आफ्ताब को घर वापस आने का प्रेशर देने लगे। इसीलिए एक दिन श्रद्धा और आफ्ताब दोनों ने फैसला किया कि अब से ये मुंबई में नहीं रहेंगे, क्योंकि घर वाले हमें यहाँ पर रहने नहीं दे रहे हैं। हमें कहीं और चलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इस बारे में ये अपने दोस्तों से भी बात करते हैं कि मुंबई के अलावा किसी और शहर में नौकरी मिल सकती है क्या। फिर इन्हें पता चलता है कि दिल्ली में नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर इनके कुछ दोस्त पहले से रहते हैं, वो लोग इसका इंतजाम कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये दिल्ली जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। 8 मई 2022 को इनकी दिल्ली की ट्रेन थी। इन्होंने अपना सारा सामान पैक किया। 8 मई को ट्रेन में बैठे और 9 मई को दिल्ली पहुंच गए। ये शहर इनके लिए नया था, कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। पहाड़गंज में इन्होंने एक होटल बुक किया और पूरी रात वहीं पर गुजारी। 10 मई को यानी अगले दिन ये छतरपुर गए, जहां इनके कॉमन फ्रेंड का घर था। यहाँ 4-5 दिन बिताया। तब तक इनको छतरपुर में ही एक किराए का घर मिल गया। D93/1 ये इनका घर था। दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो गए।
अब जब नए लोकेशन के स्टोरी और स्टेटस सोशल मीडिया पर लगने लगे तो भाई और पिता ने श्रद्धा के दोस्तों से पता किया कि ये लोग कहाँ पर गए हैं। इन्हें पता चला कि ये दिल्ली में हैं और ये यहीं पर शिफ्ट हो चुके हैं। पिता और भाई ने सोचा कि आफ्ताब श्रद्धा को कहीं पर भी लेकर जाए, लेकिन खुश और सुरक्षित रखे, बस यही काफी रहेगा। धीरे धीरे मई महीना बीत गया। जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना और बीत गया और सितंबर आ गया। इसी महीने में श्रद्धा का एक दोस्त उसके भाई को कॉल करता है। श्रद्धा ने इमरजेंसी के लिए भाई का नंबर दिया था, तो दोस्त ने भाई को कॉल किया और पूछा, भैया श्रद्धा ने कोई नया नंबर लिया है क्या? क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से उससे बात नहीं हुई है। अगर आपके पास उसका नया नंबर है तो दीजिए। भाई कहते हैं, हमारी तो उससे बात ही नहीं होती है और पिछले 2-3 महीनों से तो वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। इसके बाद फोन कट हो गया। भाई घबरा गए और पिता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। पिता ने उस दोस्त का नंबर लिया और उससे बात किया। इन्होंने उससे पूछा, तुम्हारी कब से बात नहीं हुई है? इसने कहा, पिछले कुछ महीनों से। पहले तो रेगुलरली 1-2 दिन में बात हो जाया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। तब से लेकर के आज तक उससे बात नहीं हुई। इतना सुनते ही पिता घबरा गए। दोनों के मन में डर सताने लगा कि दिल्ली में उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। आफ्ताब ने तो कुछ नहीं कर दिया, क्योंकि वो उनकी बेटी को मारता पीटता था। पिता और भाई सीधे गए पालघर पुलिस स्टेशन और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। इसमें इन्होंने बताया कि मई महीने में श्रद्धा आफ्ताब नाम के लड़के के साथ मुंबई से दिल्ली गई थी, छतरपुर नाम की जगह पर। हमारी तो बात नहीं होती थी। इसका कारण भी इन्होंने बताया कि उसी लड़के के चक्कर में वो घर से झगड़ा करके चली गई थी। श्रद्धा के दोस्त ने फोन पर हमसे बोला, पहले तो श्रद्धा की उससे बात हो जाया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। सोशल मीडिया पर भी उसने एक्टिव होना बंद कर दिया। ये सुनकर पुलिस ने कहा, आपकी बेटी दिल्ली के छतरपुर इलाके से गायब हुई है। छतरपुर दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। हमें इस रिपोर्ट को वहीं पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसकी जाँच वही लोग करेंगे। 9 मई को पिता दिल्ली आए और मेहरौली पुलिस स्टेशन गए। इन्होंने बताया कि पालघर से यहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट आई होगी। छतरपुर इलाके से एक लड़की गायब हुई है, वो मेरी बेटी है। पुलिस ने इनसे फोटोज वगैरह और बाकी की डिटेल्स ली। पिता ने दोस्तों के जरिए आफ्ताब का नंबर भी निकलवा लिया था, जिस नंबर को इन्होंने पुलिस को दे दिया। पिता और इनके जानकार के दोस्तों को केवल इतना पता था कि वो दिल्ली के छतरपुर इलाके में है, लेकिन प्रॉपर एड्रेस नहीं पता था। पुलिस उस नंबर को चेक करती है, वो एक्टिव था। फिर इसे सर्विलांस पर लगा दिया गया। इसके जरिए पुलिस को आफ्ताब का एक प्रॉपर एड्रेस भी मिल गया। एड्रेस के मिलते ही पुलिस की एक टीम आफ्ताब के घर पर जा पहुंची। दरवाजे को नॉक किया। घर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। उनसे पूछा गया, यहाँ पर आफ्ताब नाम का कोई लड़का रहता है? इन्होंने कहा, हाँ, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। पुलिस घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। आफ्ताब घर पर ही मौजूद था। उसने दरवाजे को खोला। पुलिस देखते ही उसे पहचान गई, क्योंकि इनके पास उसकी फोटो थी। पुलिस ने आफ्ताब से पूछा, यहाँ पर श्रद्धा नाम की कोई लड़की रहती है क्या? उसे बुला कर लाओ। आफ्ताब ने कहा, वो तो घर पर नहीं है, उसने घर छोड़ दिया और मुंबई चली गई। पुलिस ने पूछा, ऐसा क्यों है? इसने कहा, 18 मई को मेरी उससे लड़ाई हुई थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपना सारा सामान पैक किया और घर से निकल गई। जाते हुए उसने बोला कि वो मुंबई जा रही है, मुझे कॉल मत करना। पुलिस ने पूछा, झगड़े की वजह क्या थी? आफ्ताब ने कहा, हमारा अक्सर झगड़ा होता रहता था, ज्यादातर शादी को लेकर। वो मुझे बार बार शादी के लिए प्रेशराइज कर रही थी और मैं शादी करना नहीं चाहता था, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। पुलिस ने आगे पूछा, तुमने उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? आफ्ताब ने कहा, मैंने उसे कई बार कॉल किया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ, उसी में बिजी रहता हूँ, कभी उसे मनाने के लिए जा नहीं पाया। पुलिस ने आफ्ताब का फोन चेक किया, जिसमें पता चला कि आफ्ताब ने 18 मई के बाद से कभी भी श्रद्धा को फोन नहीं किया था। ऐसे ही पुलिस सवाल पे सवाल उससे करती है और ये अब हिंदी से अंग्रेजी में जवाब देने लगा। इंग्लिश में बात करते करते ये अपने पिछले वाले बयान से पलट जा रहा था। कई बार कुछ बोलता तो कई बार कुछ और। पुलिस को इस पर डाउट होने लगा और अच्छे से पूछताछ करने के लिए इसे मेहरौली पुलिस थाने लाया गया। थाने में इसे बैठाया गया और तसल्ली से पूछताछ शुरू हुआ। आफ्ताब ने कन्फेस कर लिया कि श्रद्धा का इसने कत्ल कर दिया है। अब आफ्ताब ने अपनी जुबानी एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर आज का पूरा देश दहल चुका है, जो कुछ ऐसे है। ये बात है 18 मई की। इस दिन बुधवार था। दिल्ली आए हुए इन्हें 10 दिन बीत चुके थे और नए घर में शिफ्ट हुए 4 या 5 दिन ही हुए थे।
18 मई के दिन रात के समय, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने अभी खाना नहीं खाया था। इसी समय किसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गया और ये बहस धीरे धीरे शादी पर आ गया। शादी के लिए आफ्ताब हमेशा इनकार करता था। इसी बात पर श्रद्धा ने आफ्ताब को जोर से धक्का दिया। आफ्ताब भी गुस्से से तिलमिला गया और उसने भी श्रद्धा को जोर से धक्का मारा और वो जमीन पर गिर गई। फिर आफ्ताब उसके ऊपर बैठ गया और उसका गला पकड़कर दबाने लगा। श्रद्धा बचाव करने की कोशिश करती है, हाथ पैर मारती है, लेकिन आफ्ताब उसका गला दबाए रहता है। कुछ ही मिनटों में ये सारा किस्सा शांत पड़ गया। श्रद्धा बेहोश हो चुकी थी, ऐसा आफ्ताब को लगा, लेकिन जब आफ्ताब ने उसकी सांसें चेक की तो वो बंद थीं। इसका मतलब कि श्रद्धा की डेथ हो गई। आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसे मार डाला, लेकिन आफ्ताब को इसका जरा भी अफसोस नहीं था। इसने बयान में बताया कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ अचानक से हुआ था। इसे शाम तक भी आइडिया नहीं था कि शादी की बात को लेकर आज ये श्रद्धा को मार डालेगा, लेकिन अब तो मौत हो चुकी थी। आगे क्या करना है इसका कोई भी प्लान नहीं था। ये बॉडी के पास बैठकर सोचता है। सारा कांड बेडरूम में हुआ था, जहाँ पर दोनों सोते थे। कत्ल करने के बाद हर कातिल सोचता है कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके दिमाग में कुछ बातें घूमने लगी। श्रद्धा के घर वाले तो कभी इसे ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा 2 साल से उनसे बात नहीं करती थी। उन्हें तो हमारा एड्रेस भी नहीं पता होगा। मेरे घर वाले भी यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, किस हालत में हूँ, तो वो बिना बताए यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। कभी कभार एक आध दोस्त घर पर आते हैं, लेकिन वो भी बताने के बाद। अब किसी के घर पर आने का आफ्ताब को फिक्र नहीं था, लेकिन लाश को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना था, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। दिक्कत ये भी थी कि शहर नया था, जगहों के बारे में इसे कुछ खास जानकारी भी नहीं थी। यही सब सोचते सोचते इसे भूख लगा। ये लाश को घसीटकर बेडरूम से बाथरूम में लेकर गया और वहीं पर लॉक कर दिया। फिर ये जोमेटो से खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद खाना आया। इसने पेट भर खाना खाया और बेडरूम में ही सो गया, जहां पर थोड़ी देर पहले इसने श्रद्धा की हत्या की थी। 19 मई 2022 की सुबह हुई। दिल्ली में इतनी गर्मी थी, फिर भी ये नहाया नहीं, क्योंकि बाथरूम में लाश पड़ी हुई थी। कैसे नहाता? ये मार्केट के खुलने का वेट करता है। 10 या 11 बजे के करीब ये मार्केट गया। सबसे पहले ये जाता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। इसे श्रद्धा की हाइट वगैरह पता थी। इसी हिसाब से इसने 300 लीटर का एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। दुकानदार को इसने पैसे दिए और घर का एड्रेस दिया। दुकानदार ने कहा दोपहर के इतने बजे तक फ्रिज बताए हुए एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। अब इसे उस टाइम से पहले घर पर पहुंचना था, क्योंकि घर पर एक लाश पड़ी हुई थी और दरवाजे पर एक ताला भी लगा हुआ था। आफ्ताब को कुछ और सामान भी खरीदना था। ये दूसरे दुकान पर गया, वहां से एक आरी खरीदी। अगली दुकान से कूड़ा करकट रखने वाली काली प्लास्टिक की थैलियां खरीदी और भी छोटे मोटे सामान खरीद कर ये घर वापस आ गया। बताए हुए समय पर फ्रिज भी डिलीवर हो गया। ये फ्रिज को खींच कर बेडरूम में लेकर गया। उसके कार्डबोर्ड वगैरह हटाया, प्लास्टिक रैप को हटाया, फ्रिज के प्लग को सॉकेट में लगाकर चालू कर देता है। धीरे धीरे फ्रिज ठंडा होने लगा। सबसे पहले इसने फ्रिज में लगे हुए नीचे वाले प्लास्टिक के ट्रे को हटाया। इसके डोर पर पानी की बॉटल्स और दूध वगैरह रखता है। यही सब करने में धीरे धीरे शाम हो गई। इसने खरीदा हुआ आरी लिया और बाथरूम में चला गया और श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने लगा। इतने छोटे टुकड़े कि कोई उसे देखे तो समझ ना पाए कि ये इंसानी मांस के टुकड़े हैं। इसे आरी से काटने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे इसने 2-3 पॉलीथीन टुकड़ों से भर लिया। इसके बाद इन्हें फ्रिज के सबसे ऊपर वाले सेक्शन में रखता है, जहां पर बर्फ जमाते हैं, और बची हुई बॉडी को तोड़ मरोड़ कर नीचे वाले सेक्शन में रखता है, जहां पर सब्जियां वगैरह रखते हैं। वहीं पर इसका पानी का बोतल रखा हुआ था, दूध रखा हुआ था। फ्रिज के नॉब को घुमाकर इसने मैक्सिमम कूलिंग पर कर दिया, ताकि जल्दी से जल्दी ये ठंडी हो जाए और बॉडी सड़े नहीं। ये 19 मई की रात थी। ये बहुत थक चुका था। इसने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, खाना वगैरह खाया और आराम से सो गया। और अब 20 मई का दिन शुरू हुआ। ये सुबह को बाजार में गया और वहां से खुशबू वाली अगरबत्तियां, रूम फ्रेशनर और केमिकल्स या एसिड खरीदे दाग धब्बों को मिटाने के लिए। ये दोपहर से बॉडी को काटना शुरू कर देता है और बड़े छोटे पैकेट्स बनाता है। रात होते होते बॉडी कट चुकी थी। इसने करीब 35 पैकेट्स बनाए थे। ये रात के 2 बजे का अलार्म सेट करता है और फिर जल्दी से खाना वगैरह खाकर सो जाता है, ताकि ये 2 बजे उठ सके। अब आप 20 मई की रात का 2 बजे कहिए या फिर 21 मई की भोर का 2 बजे, बात एक ही होगी।
टाइम पर अलार्म बजा। इसने एक दो प्लास्टिक के बैग अपने पिट्ठू बैग में रखे और घर से निकल पड़ा। इसे पता था कि कुछ दूर जाने पर महरौली का जंगल शुरू हो जाता है। अब ये वहां पर गया, लेकिन ज्यादा अंदर भी नहीं गया क्योंकि इसे डर लग रहा था कि कोई जानवर ना आ जाए। जंगल में कुछ कदम आगे गया, बैग से पैकेट को निकाला और जोर से उछालकर उसे फेंक दिया। एक प्लास्टिक को कहीं और फेंकता है तो दूसरे वाले को कहीं और। जब काम पूरा हो गया तो ये घर की ओर आने लगा। रास्ते में ये देखते हुए आ रहा था कि कितने लोग जगे हुए हैं। रोड पर पुलिस वाले तो नहीं है, चेकिंग तो नहीं हो रही है, पीसीआर की वैन पहरा तो नहीं दे रही है। आफ्ताब घर पर आया और आराम से सो गया। 21 मई की सुबह हुई। आफ्ताब कहीं नहीं गया, घर पर ही रुका रहा और पूरे घर की एसिड से सफाई करता है। हमेशा एसिड से ही बाथरूम की सफाई करता था ताकि कोई भी खून का दाग न रह जाए। रात का 2 बजा और आफ्ताब इस बार पहले से ज्यादा पैकेट्स लेकर घर से निकला। इसने जितने भी पैकेट्स फेंके हमेशा अलग अलग जगह पर, ताकि अगर ये किसी को मिले तो वो समझ ना पाए कि ये किस जानवर के टुकड़े हैं। ऐसे ही ये सिलसिला 6 जून तक चलता रहा। हर रोज रात के 2 बजे ये निकलता और किसी सुनसान इलाके में पैकेट्स को फेंक आता। हर रोज इसका हौसला बढ़ते जा रहा था क्योंकि रास्ते में रोकने टोकने वाला इसे कोई नहीं मिलता। इसे लगता कि मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। दिन भर ये घर पर ही रहता था, वो भी घर के दरवाजे वगैरह बंद करके। अब कुछ घर पर करने को था नहीं तो इसने डेटिंग ऐप यूज करना शुरू कर दिया। लड़कियों से बात करता था। 25 मई से 5 जून के बीच ही इसी ऐप पर इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जो दिल्ली की ही रहने वाली थी। बातें करते करते मिलने का प्लान बनता है। आफ्ताब ने उस लड़की को अपने घर का एड्रेस दिया और कहा संडे को घर पर आ जाओ। ये 25 मई से 5 जून के बीच की बात है। श्रद्धा की लाश के टुकड़े अभी भी फ्रिज में रखे हुए थे। इसकी हिम्मत तो देख लीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले एक लड़की की इसने हत्या की है। उसकी बॉडी अभी भी घर पर मौजूद है, लेकिन एक दूसरी लड़की को ये मिलने के लिए बुलाया है उसी घर पर। आप समझ ही गए होंगे कि ये श्रद्धा से क्यों शादी नहीं करना चाहता था। तो वो लड़की सुबह में घर पर आई संडे के दिन, लेकिन उसके आने से पहले ही आफ्ताब ने क्या किया कि टुकड़ों को फ्रिज से निकाल कर एक अलमारी में रख दिया और फ्रिज की एसिड से सफाई कर दी। लड़की घर पर आई, उसी फ्रिज से दूध निकाला और चाय वगैरह बनाया, पानी पिलाया। फिर दोनों ने बातें किया और कुछ घंटों बाद लड़की वहां से चली गई। लड़की के जाने के बाद आफ्ताब ने फिर से टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। शायद 6 जून को इसने लाश का आखिरी किस्त फेंका था। अब 2 सालों से श्रद्धा अपने परिवार से बात नहीं कर रही थी। उसकी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी तो दोस्तों से। श्रद्धा हर रोज सोशल मीडिया पर दोस्तों से बात करती थी, चैटिंग करती थी, रिएक्शंस वगैरह भेजती थी। उन्हें श्रद्धा को लेकर शक न हो जाए इसलिए आफ्ताब उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल को यूज करने लगा। दोस्तों से श्रद्धा बनकर मैसेज करता था, लेकिन जब भी वो कॉल करने को बोलते तो ये बहाना बना देता। ये फोन पर ऐसे भी न्यूज चेक कर रहा था कि कहीं किसी को मांस के टुकड़े तो नहीं मिले हैं। 20 दिनों के अंदर ही इसने सारा कांड कर दिया था। इसे क्राइम स्टोरी वगैरह देखकर पढ़कर इतना तो आइडिया था कि फॉरेंसिक एविडेंस कहां कहां से मिल सकते हैं, पुलिस कैसे कैसे पूछताछ कर सकती है, उनकी प्रोसेस क्या होती है वगैरह वगैरह। इसने सारी जगहों को एसिड से धो दिया। हर रोज फ्रिज को एसिड से साफ करता था, बाथरूम को साफ करता था। इसको इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर पुलिस घर पर आई भी, तलाशी भी लिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कत्ल के बाद भी इसी घर में ये रहता था, वही फ्रिज यूज करता था। आफ्ताब जुलाई तक श्रद्धा के सोशल मीडिया हैंडल को यूज करता रहा, दोस्तों से बात करता रहा। बात करते करते 2 या ढाई महीने बीत चुके थे। इसने सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, इसलिए ये अपने घर मुंबई जाता है अपने परिवार से मिलने के लिए। साथ में ये श्रद्धा का फोन भी लेकर गया था। रास्ते में ही इसने फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया और परिवार से मिलकर उसी छतरपुर के घर में वापस आ गया और रहने लगा। वो तो एक दोस्त ने बिना बताए श्रद्धा को कॉल कर दिया, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा था। तो इसने भाई को कॉल किया, जिसके बाद सारा भांडा फूट गया। पुलिस उन जगहों पर आफ्ताब के साथ जा रही है जहां पर उसने लाश को फेंका था। शायद कुछ टुकड़े मिले भी हैं। कत्ल 18 मई को गर्मी के मौसम में हुआ था और छानबीन नवंबर में हो रही है। पूरी लाश मिलना तो मुश्किल है। देखते हैं कि आफ्ताब को इस भयानक क्राइम के लिए फांसी होती है या फिर उम्र कैद, लेकिन इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।